Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a second part of topic of relevancy of judgment. In the previous lecture, we have discussed section 34 and section 35. Now, the remaining section we will discuss in this particular lecture. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 70% मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट का सेकंड पार्ट। तो सेक्शन 34 और 35 हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे लेक्चर्स BSA के मिल जाएंगे। वहां पर आपको रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट का फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो सेक्शन 36 और रिमेनिंग सेक्शन आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिलीवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35। जो सेक्शन 35 में मेंशन किया हुआ नहीं है जजमेंट डिक्री, उसको छोड़कर जो है उसकी रिलीवेंसी सेक्शन 36 में बताई हुई है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36, जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 35 आर रिलीवेंट। सो द डिक्रीज, जजमेंट, order other than those mentioned in section 35 becomes relevant under section 36। जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर सेक्शन 35 में रिलीवेंट नहीं है, वो सेक्शन 36 में रिलीवेंट हो जाएगी। इफ दे रिलेट्स टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर रिलीवेंट टू द इंक्वायरी, बट सच जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट। तो एक आधा पब्लिक नेचर का अगर कोई जजमेंट कोर्ट पास करता है और जिसकी रिलीवेंसी सेक्शन 35 में नहीं है, तो सेक्शन 36 में रिलीवेंट हो जाएगी। लेकिन सेक्शन 35 और सेक्शन 36 में यह डिफरेंस है कि सेक्शन 35 में जो भी जजमेंट पास होंगे वो जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ होंगे, बट यहां पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। समझ रहे हो कि जजमेंट तो पास किया कोर्ट ने रिलेटिंग टू द पब्लिक नेचर, मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर, दैट बिकम्स रिलीवेंट, बट इट विल नॉट बी द कंक्लूसिव प्रूफ। बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, बात ध्यान में रखिए। देखिए, एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन 36 को। राम सूज श्याम फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड। राम ने श्याम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, काहे के लिए? ट्रेसपास ऑन हिज लैंड, वो उसके प्रॉपर्टी पे वो ट्रेसपास कर रहा था, इसके लिए उसने सूट फाइल किया। ठीक है, अब देखिए, श्याम अलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक राइट ऑफ ओवर द लैंड विच राम डिनाइज। अब सिचुएशन ऐसी थी कि श्याम ने ये कहा कि भाई वो जो रास्ता यूज करने का है ना, वो जो रास्ता है तो वो मेरा पब्लिक राइट है, मतलब जहां से मैं जा रहा हूं वो पब्लिक राइट है मेरा, ऐसा श्याम का कहना था। लेकिन राम ये बोल रहा था कि नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी में तुमने एंट्री किया इसलिए तुम ट्रेसपास के लिए लायबल। लेकिन श्याम का कहना यह था कि वो पब्लिक राइट है। ठीक है, कोर्ट ने क्या किया? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। यहां पर कोर्ट ने श्याम के फेवर में केस डिसाइड कर दिया और बोला कि भाई ये पब्लिक राइट है। In a suit by Ram against Ganesh or a trespass on the same land in which Ganesh alleged the existence of the same right of way is relevant। अब क्या हुआ, इस पूरे सिनारियो को मैं रिपीट करके आपको समझाता हूं। राम ने श्याम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया ट्रेसपास के लिए, लेकिन श्याम का कहना यह था कि जहां से मैं गया वो पब्लिक प्लेस है और मेरा पब्लिक राइट है वहां से जाना। और कोर्ट ने भी यही कहा उस केस में कि हाँ, ये श्याम का पब्लिक राइट है। अब फिर क्या हुआ पता है क्या? कि फिर राम ने गणेश के अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया दूसरे सिनारियो में, और वहां भी उसका कहना यह था कि गणेश ट्रेसपास के लिए लायबल है। तो बात ध्यान में रखो कि जो गणेश वाले केस में पिछला जो जजमेंट है राम और श्याम के बीच का जजमेंट रिलीवेंट हो जाएगा, काय के लिए? कि वो पब्लिक राइट है। लेकिन यहां पर गणेश का पब्लिक राइट है, यह प्रूफ करने के लिए श्याम वाला जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। गणेश को अपने इंडिपेंडेंट एविडेंस के जरिए ही यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वो प्लेस पे जाने का उसका पब्लिक राइट था।
जजमेंट रिलीवेंट होगा, नो डाउट, शाम वाला जजमेंट गणेश के केस में रिलीवेंट होगा, लेकिन वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा गणेश का पब्लिक राइट डिसाइड करने के लिए। गणेश का पब्लिक राइट डिसाइड करने का है तो दूसरे एविडेंस पेश करना पड़ेगा, बट दैट जजमेंट बिकम्स रिलीवेंट। तो बात ये ध्यान में रखो कि वो जजमेंट तो रिलीवेंट हो रहा, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट द राइट ऑफ वे एग्जिस्ट, है ना। और एक एग्जांपल देखेंगे हम, देखिए केस है उमा स्वामी वर्सेस अप्पल्लू। यहां पर क्या था, where the trustee of the temple obtained a decree against certain landowners for recovering certain amounts are due to the temple on the alleged right। यहां पर क्या हो गया कि जो टेम्पल के, जो मंदिर के ट्रस्टी थे, उनके फेवर में कोर्ट ने डिक्री पास किया, और उनका क्लेम क्या था ट्रस्टी का कि कुछ लैंड ओनर से जिनके तरफ हमारा पैसा आना बाकी है, जो कि टेम्पल का है ना, जो मंदिर का पैसा आना बाकी है, और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया उन लैंड ओनर को कि तुम मंदिर को पैसा हैंड ओवर करो, लाइक दैट, उनका राइट है। It was held that in other suit against other landowners in which the trustee claimed under the same right, the previous decree are relevant as they were matters of public nature। अब क्या हुआ कि दूसरे लैंड ओनर के अगेंस्ट में भी ट्रस्टी ने सूट फाइल किया, और क्लेम वही था कि उनके तरफ से भी मंदिर का पैसा आना बाकी है। तो जो प्रीवियस जजमेंट था कोर्ट ने पास किए वाला दूसरे लैंड ओनर के अगेंस्ट में, वो जजमेंट दूसरे केस में रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो पब्लिक नेचर का जजमेंट था, तो रिलीवेंट हो जाएगा, लेकिन वो भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। टेम्पल के ट्रस्टी को वो लैंड ओनर पर पैसे है मंदिर के, ये प्रूफ करना पड़ेगा। वो जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट रिलीवेंट होगा, बट इट विल नॉट बी द कंक्लूसिव प्रूफ फॉर डिसाइडिंग द लायबिलिटी ऑफ लैंड ओनर्स। ये था सेक्शन 36 जो हमने डिस्कस किया। अब सेक्शन 37 है, देखिए, जजमेंट अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 34, 35 एंड 36 व्हेन रिलीवेंट, है ना। ऐसे जजमेंट जो सेक्शन 35 में भी कवर, 34 में भी कवर नहीं हो रहे, 35 में भी नहीं, 36 में भी नहीं, तो वो जजमेंट की रिलीवेंसी सेक्शन 37 में है। देखिए, सेक्शन 37 प्रोवाइड्स दैट जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 34, 35 एंड 36 आर रिलीवेंट। ऐसे जजमेंट जो सेक्शन 34, 35, 36 में कवर नहीं हो रहे, उसकी रिलीवेंसी सेक्शन 37 में है, अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू और इज रिलीवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस अधिनियम। भाई वो रिलीवेंट रहेगा। कब तक रिलीवेंट है वो? जब तक कि अगर वो जो पर्टिकुलर जजमेंट इस इशू में नहीं है, एक आधा कोर्ट ने जजमेंट पास करा और जजमेंट को चैलेंज हो गया, तो उस सिचुएशन में वो जजमेंट रिलीवेंट नहीं होगा, अदरवाइज दैट जजमेंट बिकम्स रिलीवेंट। हम एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन 37 को। देखिए, अब यहां क्या था, राम एंड श्याम सेपरेटली सूट गणेश फॉर ए लाइबल। राम और श्याम ने अलग अलग से सूट फाइल किए गणेश के अगेंस्ट में, काय के लिए? डिफेमेशन के लिए। उनका कहना था कि हमारे अगेंस्ट में इसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया। गणेश इन ईच केस सेज दैट द मैटर अलेज्ड टू बी लेबलिस इज ट्रू। गणेश ने दोनों केसेस में क्या बोला कि जो मैंने स्टेटमेंट पास किया वो सच है। उसने जो राम के अगेंस्ट में स्टेटमेंट पास किया, जो श्याम के अगेंस्ट में स्टेटमेंट पास किया, उसका यह कहना था कि मैंने जो बोला वो सच है। लेकिन हुआ क्या, राम obtains a decree against Ganesh for the damages on the ground that Ganesh failed to make out his justification। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, राम के फेवर में, जो राम और गणेश के बीच में जो केस शुरू था ना, वो केस राम के फेवर में डिसाइड किया और गणेश को डायरेक्शन दिया कि आप कंपेंसेशन पे करो, डैमेजेस पे करो, नुकसान भरपाई पे करो, क्योंकि जो गणेश ने डिफेंस लिया था कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, वो गणेश प्रूव नहीं कर सका। तो कोर्ट ने गणेश को कंपेंसेशन देने का ऑर्डर पास किया। कौन से केस में? राम के केस में। ठीक है, आप सिचुएशन ध्यान में रखो कि द फैक्ट इज इररिलेवेंट एज बिटवीन श्याम एंड गणेश। जो कोर्ट ने जजमेंट पास किया राम और गणेश के केस में, वो जजमेंट श्याम और गणेश के केस में रिलीवेंट नहीं होगा। बात ध्यान में रखो, क्योंकि दो सेपरेट केस है, तो यहां पर वो रिलीवेंट नहीं होगा। सेक्शन 37 ये बोलता है। और एक एग्जांपल देखेंगे अपन। देखिए, राम प्रोसिक्यूट सुरेश फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम। राम ने सुरेश के अगेंस्ट में क्या किया? सूट फाइल किया, और उसका इल्जाम क्या था कि उसने उसकी गाय चुराया। सुरेश ने रमेश की गाय चुराया ऐसा था, और सुरेश को कन्विक्शन भी हो गया गाय चुराने के जुर्म में। अब क्या हुआ, रमेश देन सूज नरेश फॉर द काउ व्हेन सुरेश सोल्ड टू हिम बिफोर कन्विक्शन। अब क्या हुआ था, सुरेश ने जो गाय चुराया था, वो गाय चुरा के उसने नरेश को बेच दिया था। अब सुरेश को तो कन्विक्शन आ गया। अब कन्विक्शन आया, इसका मतलब सुरेश ने चोरी किया था, इसलिए कन्विक्शन आया ना। तो वो कन्विक्शन के ऑर्डर के बेस पे रमेश ने क्या किया, नरेश के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया रिकवरी ऑफ काउ का। वो बोला कि देखो सुरेश ने जो गाय बेचा था ना,
वो चोरी की थी, ये कोर्ट ने देख सुरेश को सजा दे दिया और इसलिए वो काऊ मुझे चाहिए। अब इसने तो सूट फाइल किया ना, रमेश ने नरेश के अगेंस्ट में सूट फाइल किया रिकवरी ऑफ काऊ का, कि मुझे मेरी काऊ चाहिए। अब सिचुएशन ऐसी है, एज बिटवीन रमेश एंड नरेश द जजमेंट अगेंस्ट सुरेश इज इररिलेवेंट। तो अब जो रमेश और नरेश के बीच का जो केस है रिकवरी ऑफ काऊ का, उसमें वो जो रमेश और सुरेश का जो केस था चोरी वाला, उसका जजमेंट रिलीवेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग केस है। समझ रहे हो? तो इट इज इररिलेवेंट, दैट जजमेंट इज इररिलेवेंट। अब देखिए क्या रिलीवेंट होगा, एक चीज देखिए, तीसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि रमेश हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट सुरेश। यहां पर क्या हो गया, रमेश ने सूट फाइल किया था सुरेश के अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ लैंड का, और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और यह कहा कि हां, सुरेश को डायरेक्शन दिया कि तुम रमेश को लैंड का पोजीशन दे दो, मतलब रमेश को पोजीशन मिल गया। सूट फाइल किया था रमेश ने सुरेश के अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ पोजीशन का, और रमेश जीत गया केस, मतलब रमेश को पोजीशन मिल गया। अब हुआ क्या देखिए, नरेश सुरेश सन मर्डर रमेश इन कॉन्सिक्वेंसेस। जो नरेश था, जो सुरेश का लड़का था, उसने क्या किया, रमेश का मर्डर कर दिया इन कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि नरेश को बुरा लगा। क्या बुरा लगा कि सुरेश जो उसका बाप है, उसकी जो प्रॉपर्टी का पोजीशन किसको मिल गया, रमेश का। इसके चलते नरेश ने रमेश का मर्डर कर दिया। ठीक है, आप सिचुएशन ध्यान में रखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ द जजमेंट इज रिलीवेंट आई शोइंग मोटिव फॉर अ क्राइम। अब जो जजमेंट था प्रीवियस जजमेंट, वो रिलीवेंट हो जाएगा कौन से केस में, मर्डर वाले केस में। क्यों? क्योंकि वो जजमेंट ही मर्डर का मोटिव बना, एंड दैट्स व्हाई दैट जजमेंट बिकम्स रिलीवेंट। अब यहां पर वो जजमेंट इज क्वेश्चन में है ना, ओके बात ध्यान में रखो कि अगर जजमेंट क्वेश्चन में तो डेफिनेटली दैट बिकम्स रिलीवेंट। तो यहां पर जजमेंट क्या हो गया, रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो जजमेंट मोटिव बना, एंड मोटिव बिकम्स रिलीवेंट इन क्रिमिनल केसेस। तो ये भी बात ध्यान में रखिए, रिलीवेंसी। अब जो सेक्शन है, सेक्शन लास्ट सेक्शन है रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट का। फ्रॉड और कोलिजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड, सेक्शन 38। देखिए, the general rule is a judgment of a competent court shall be binding on the parties operating as res judicata in subsequent proceeding between the same parties। एक बार competent court ने जजमेंट पास किया तो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, एंड वो ऑपरेट होता है एज ए रेस जुडिकेटा, मतलब दोबारा वही केस कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हो जाएगा, दूसरा केस बाहर हो जाएगा। ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर जजमेंट पास किया तो वो बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पे। बट सेक्शन 38 कंटेन्स एक्सेप्शन टू दिस रूल। According to section 38, a judgment is liable to be annulled or impeached on the ground of want of jurisdiction, fraud and collusion. It runs as follows। तो ये सेक्शन 38 उसको एक्सेप्शन है कि अगर कोई जजमेंट ऐसे कोर्ट ने पास किया जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, या जजमेंट लेने में फ्रॉड किया अगर कोई पार्टी ने, तो उस सिचुएशन में वो जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under section 34, 35 or 36 and which has been proved by the adverse party was delivered by a court or not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion। तो अगर कोई जजमेंट जो सेक्शन 34, 35 और 36 में रिलीवेंट है, ऐसा जजमेंट ऐसे कोर्ट ने पास किया जिसके पास वो जजमेंट पास करने का पावर ही नहीं था, जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, या जजमेंट पास जो किया उसने ड्यू टू फ्रॉड पास किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को, उस जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। दैट जजमेंट बिकम्स, मतलब क्या होगा कि एक आधा कोर्ट है जो कंपिटेंट ही नहीं था जजमेंट पास करने का, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपिटेंट कोर्ट में जजमेंट पास करेंगे ना, है ना। एक आधे कोर्ट को, ऐसे कोर्ट ने केस चलाया जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं था फॉर एग्जांपल, और कोर्ट ने जजमेंट तो पास कर दिया, लेकिन बाद में कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको चला सकता, तो पहला जजमेंट दूसरे केस को बार नहीं करेगा, रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पहले कोर्ट जिसने पास किया जजमेंट वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था वो जजमेंट पास करने का। या अगर पहला जजमेंट लेने में अगर कोई पार्टी ने फ्रॉड किया तो दोबारा केस उसमें चल सकता है, पहला जजमेंट दूसरे केस को बार नहीं करेगा। ये सेक्शन 38 है। तो ये था सेक्शन
36, 37, 38 जो हमने सेकंड पार्ट रिलीवेंसी ऑफ जजमेंट में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।